नमस्कार दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि शब्द से ही हम समझ सकते हैं, सविनय, विनय के साथ अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करना, अवहेलना करना या फिर उल्लंघन करना, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं और यकीन मानिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए इस टॉपिक को, कोई प्रश्न नहीं बचेगा आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में। अब ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ तो आप लोगों को याद रखना है, दिसंबर 1929 में। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक और बात, यह अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर। बोलो कौन सी नदी के तट पर हुआ? रावी नदी के तट पर यह लाहौर अधिवेशन होता है। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को कहां पारित किया गया, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो आप लोगों का आंसर होगा दिसंबर 1929 में। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो आप लोगों का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन कौन सी नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। यहां तक बातें क्लियर? अब देखिए, लाहौर अधिवेशन में ये 2 बातें महत्वपूर्ण हुई है। क्या क्या? एक तो प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सा प्रस्ताव? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। एक और क्या बात, इस लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी दोस्तों। काय की मांग हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। और दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन होता है और अगले वर्ष मतलब 1930 में जो 26 जनवरी आती है, क्या आती है दोस्तों? 26 जनवरी। इस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात। लाहौर अधिवेशन के बाद ही जो 26 जनवरी आती है, उस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहां पर, स्वतंत्रता दिवस। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस, न कि गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूं दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव तो पारित हो चुका है लाहौर अधिवेशन में। अब बारी आती है कि इस आंदोलन को चलाना किस तरह है और कौन चलाएगा इसको। ठीक है। तो फरवरी 1930 में, कब दोस्तों? फरवरी 1930 में कांग्रेस की एक बैठक होती है साबरमती में। कहां होती है दोस्तों? साबरमती में। जहां इस आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी किसे सौंप दी जाती है? गांधी जी को। किसे सौंप दी जाती है? गांधी जी को। ठीक है, यहां तक क्लियर? परंतु इस आंदोलन को चलाने से पहले गांधी जी और कांग्रेस ये चाहते थे कि ये आंदोलन जन आंदोलन बने। क्या बने? जन आंदोलन। भारत के समस्त नागरिक इस आंदोलन में भाग ले, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। ये लोग ये चाहते थे
कि यह आंदोलन जन आंदोलन बने, भारत का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो व्यापारी हो, इस आंदोलन में भाग ले। गांधी जी सभी लोगों का सहयोग चाहते थे इसमें। तो क्या गांधी जी का लोग सहयोग नहीं कर रहे थे? गांधी जी के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते थे? करते थे। पर आप लोगों ने एक आंदोलन पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक आंदोलन पढ़ाया मैंने आप लोगों को, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को एक घटना बताई थी मैंने आप लोगों को, जिसे आप लोग जानते हैं अच्छे से, चौरी चौरा कांड के नाम से। कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ। और इस घटना के बाद ही 12 फरवरी को, कौन सी फरवरी को? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी थी। कौन से आंदोलन को बंद करने की घोषणा की थी? असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी थी। तो गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था और बहुत सारे लोग गांधी जी के विरुद्ध जाकर बैठ गए थे। तो उन लोगों को भी अब अपने साथ लेना था, उनका दोबारा से विश्वास जीतना था गांधी जी को। तो अब क्या करें? तो इसके लिए गांधी जी ने थोड़ी सी रणनीति बनाई। और वो रणनीति क्या है दोस्तों? वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां तक क्लियर हो गया? इसको मैं मिटाना चाहूंगा दोस्तों। अब आप लोग समझे गांधी जी ने क्या रणनीति अपनाई और किस तरह से वापस लोगों को अपने विश्वास में लिया है। देखिए, गांधी जी ने रणनीति अपनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग वापस से हमारे ऊपर पूरा विश्वास करें कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब दोस्तों, गांधी जी संपूर्ण भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने समाचार पत्र, इनकी समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। बोलो क्या नाम है? यंग इंडिया। इस यंग इंडिया में तत्कालीन भारतीय वाइसराय, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, बोलो क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। इस लॉर्ड इरविन के सामने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करते हैं। कौन सी मांगे? 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे कब पेश की थी? 31 जनवरी 1930 को, ठीक है। कौन से वाइसराय के सामने पेश की थी? लॉर्ड इरविन के सामने, ठीक है ना। कौन से समाचार में प्रस्तुत की थी ये? कौन से प्रकाशित की थी? यंग इंडिया में, ठीक है। अब देखिए, ये जो 11 सूत्री मांगे थी दोस्तों, ये हर एक भारतीय के लिए थी, भारत में रहने वाले हर एक वर्ग के लिए थी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, सभी के लिए मांगे थी। अब ये 11 मांगे जो हैं, ये कौन कौन सी थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 11 मांगे कौन कौन सी है। देखिए, पहली, भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। किसमें? भू राजस्व में कितने परसेंट की कटौती? 50% की कटौती की जाए। इसका मतलब ये है कि किसानों द्वारा जो अंग्रेजों को राजस्व दिया जाता था, कर दिया जाता था, उसमें 50% कटौती की मांग थी ये। तो किसके हक में थी ये मांग? किसानों के हक में थी। अब जब किसान इसके बारे में सुनेंगे तो बताइए खुश होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अगर ये मांग मान लेते हैं लॉर्ड इरविन तो 50% ही कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस मांग को पढ़कर सुनकर जो है किसान खुश हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। अब ये जो मांग थी दोस्तों, ये सीधे सीधे व्यापारियों के फायदे की थी, व्यापारी वर्ग के फायदे की थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कॉटन उद्योग को भी संरक्षण दिया जाए। कौन से उद्योग को? भारतीय कॉटन उद्योग को भी संरक्षण दिया जाए। तो ये मांग भी किससे संबंधित थी दोस्तों? व्यापारियों से संबंधित थी। नेक्स्ट, रुपया और स्टर्लिंग अनुपात कम करना।
दोस्तों ये जो स्टर्लिंग है ये उस ज़माने में अंग्रेज़ों की मुद्रा हुआ करती थी, तो रुपया और स्टर्लिंग के अनुपात को कम करने की मांग भी 11 सूत्री मांगों में शामिल थी, ठीक है ना। और ये भी व्यापारियों के फ़ायदे की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मांगे जो हैं आप लोगों को दिख रही हैं, व्यापारियों के फ़ायदे की हैं, एक किसानों के फ़ायदे की है। यहाँ किसान सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं गांधी जी, इधर व्यापारी सोच रहे हैं कि गांधी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, उच्च सरकारी सेवाओं में उच्च सरकारी सेवाओं में वेतन कटौती की मांग, काय की वेतन कटौती की मांग। दोस्तों इसका मतलब यह है कि उस ज़माने में जो उच्च सरकारी सेवाएं हुआ करती, जैसे कि आज IAS वगैरह जो होते हैं, तो उस ज़माने की उच्च सरकारी सेवाएं जो होती थी, तो इन सेवाओं में जो भी कार्मिक होते थे वो मोस्टली यूरोपियन ही होते थे, बहुत कम जो है भारतीय मिलते थे। तो उन लोगों को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती थी हमें वेतन के रूप में। तो गांधी जी की ये मांग थी कि उनका जो वेतन है उसमें कटौती की जानी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, सैन्य खर्चों में कटौती। दोस्तों अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी सेना पाल रखी थी, और उस सेना पर जो खर्चा होता था वो कहाँ से होता था, हमारे यहीं से होता था, हमारे यहाँ के पैसे से होता था। अंग्रेज़ों की सेना विदेश तक जाती थी और उसका खर्चा कहाँ होता था, भारत में होता था, भारतीयों को देना पड़ता था। तो भारतीयों की मांग थी, गांधी जी की मांग थी कि सैन्य जो खर्चे होते हैं उसमें भी कटौती की जाए, ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। क्या है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। नेक्स्ट, जो नमक कर है, कौन सा कर दोस्तों, नमक कर समाप्त किया जाए, और उपयोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार दिया जाए। उपयोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार भी भारतीयों को दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीयों को, कौन सा हो गया, 8 हो गए, 9वां, भारतीयों को स्वयं रक्षा हेतु, भारतीयों को स्वयं की रक्षा हेतु हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। गांधी जी की ये मांग थी कि भाई तुम लोग जो है अंग्रेज, तुम्हारे पास तो स्वयं की रक्षा के लिए पिस्तौल होती है, बंदूक होती है, या और सैनिक भी होते हैं, तो हम लोगों को भी स्वयं की रक्षा है तो हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद जो मादक की दुकानें हैं, मादक पदार्थों की, उन पर धरना देने का अधिकार दिया जाए। मादक पदार्थों की जो दुकानें हैं उन पर धरना देने का अधिकार दिया जाए हम लोगों को। नेक्स्ट, एक संस्था होती थी CID, इन्वेस्टिगेशन करने की एक संस्था होती थी। इसमें सुधार करने की मांग भी गांधी जी ने रखी थी। तो दोस्तों ये थी गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। जब लॉर्ड इरविन ने इन 11 सूत्री मांगों को नहीं माना तो गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या कहा, मैंने रोटी मांगी थी पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। इसके बाद गांधी जी अब आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय कर लेते हैं, और इस आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहले गांधी जी नमक कानून को तोड़ने का निश्चय करते हैं। कौन सा कानून को तोड़ने का निश्चय करते हैं, नमक कानून को तोड़ने का निश्चय करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि नमक कानून जो है
उसको तोड़ने के लिए गांधी जी एक यात्रा करते हैं और उस यात्रा को हम जानते हैं दांडी मार्च के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दांडी मार्च। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दांडी मार्च। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे पेश कर दी, पर जब इरविन ने 11 सूत्री मांगे नहीं मानी तो अब गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। कौन सा दोस्तों? नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। क्या तोड़ने का निश्चय किया? नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। और नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने जो यात्रा करी दोस्तों, उसी को इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च के नाम से। अब मैं आप लोगों को दांडी मार्च से संबंधित समस्त बातें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया कहां से? साबरमती से, क्योंकि गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती। साबरमती से गांधी जी को कहाँ जाना है? दांडी तक जाना है। ठीक है, एक बार प्रश्न यही पूछ लिया कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक किया। ऑप्शन देखिए आप लोग, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक किया। पहला ऑप्शन दांडी से साबरमती। पहले ही ऑप्शन पे ढेर हो जाते हैं 50% तो दोस्तों। ठीक है ना, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से कहां तक किया? दांडी से साबरमती तक। ठीक है, दूसरा पोरबंदर से दांडी तक। ठीक है, इस पे भी हो सकते हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद अहमदाबाद से दांडी तक। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन रहेगा आंसर वाला। क्या? साबरमती से दांडी तक। तो आप लोगों का सही आंसर क्या होगा? साबरमती से दांडी तक। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आता है कंफ्यूज करने वाला। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, अच्छे से पढ़े, चीजों को अच्छे से याद रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती से दांडी तक किया। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग। दांडी मार्च जो है वो शुरू किया गांधी जी ने 12 मार्च। कौन सी मार्च दोस्तों? 12 मार्च 1930 से। और ये गांधी जी साबरमती से 12 मार्च को निकले हैं और ये पहुंचते हैं दांडी 5 अप्रैल। कौन सी अप्रैल दोस्तों? 5 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचते हैं? देखिए, साबरमती से कब निकले हैं? 12 मार्च 1930 को। शुरू कब की मतलब दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को, और पहुंचेगा 5 अप्रैल 1930 को। टोटल कितने दिन हुए सर? 24 दिन होते हैं दोस्त। कितने दिन होते हैं? 24 दिन। अगले ही दिन 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग, 6 अप्रैल 1930 को अर्ली मॉर्निंग में गांधी जी अपने हाथों से क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। और कौन सा कानून तोड़ देते हैं? नमक कानून तोड़ देते हैं। दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न इसके साथ ऐड कर सकते हो आप लोग। 24 से याद रखना, 24 दिन की दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, और 1924 यहां पर 19 और याद रख लेना, 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहां हुआ था दोस्तों? बेलगांव में। तो इस बेलगांव का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी? गांधी जी ने ही की थी। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, 24 से 1924 का अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की है? गांधी जी ने की है। ठीक है, यहां पर गांधी जी के साथ ये यात्रा करने वाले लोग और कौन कितने थे? तो आप लोगों को याद रखना है 78 अनुयायियों के साथ। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दांडी मार्च कुल कितने लोगों ने मिलकर किया था, तो आप लोगों का आंसर ये नहीं होना चाहिए, गांधी जी को भी शामिल करना दोस्तों एक और। तो कितने हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही? क्लियर है यहां तक? अब देखिए और प्रश्न जो यहां से बनते हैं। जब गांधी जी
दांडी मार्च के लिए निकल रहे थे साबरमती से, तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती, किसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं वापस नहीं लौटूंगा, कहां पर, साबरमती में। ठीक है, तो याद रखेंगे जब गांधी जी साबरमती से निकले थे दांडी मार्च के लिए, तब इन्होंने ये प्रण किया था कि जब तक स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं इस साबरमती में नहीं लौटूंगा। समझ में आई बात? ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुना, तो दांडी यात्रा की तुलना, किसकी तुलना दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की है, नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखिए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों ने कांग्रेस को, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया दोस्तों? गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसको? कांग्रेस को। किसने? अंग्रेजों ने। कौन से आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस को गैर कानूनी कौन से आंदोलन के दौरान किया गया था, तो याद रखेंगे कौन से आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये घटना हुई। ठीक है, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? यरवदा जेल में बंद कर दिया। किसको? गांधी जी को। अब जब गांधी जी जेल में बंद है, तो प्रश्न ये होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। पर जब गांधी जी यरवदा जेल में बंद हो जाते हैं, तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, अब्बास तैयब। कौन करते हैं? अब्बास तैयब करते हैं। याद रखोगे, गांधी जी को जेल में बंद करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन चलाते हैं, कौन नेतृत्व करते हैं? अब्बास तैयब करते हैं। यहां तक क्लियर? मिटा दूं इतना। तो दोस्तों दांडी मार्च समझ में आया आप लोगों को? एक बार और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूं दांडी मार्च। जहां से प्रश्न आते हैं तो आप लोग आंसर कैसे दोगे। ठीक है, देखिए दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ? साबरमती से दांडी तक। दूसरा प्रश्न है, दांडी मार्च कब से कब तक हुआ? तो आंसर क्या होगा? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, नमक कानून कौन से दिन तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों तक की थी? 24 दिनों तक की थी। और 24 से एक चीज और बताई, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया है दोस्तों? तो कितने अनुयायियों के साथ किया? 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया है गांधी जी ने। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किससे की है? इस यात्रा की तुलना किससे की है? तो आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस की यात्रा से दांडी मार्च की तुलना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए आप लोग। देखिए, इस आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लड़कों ने कौन सी सेना बनाई? वानर सेना। और लड़कियों ने मंजरी सेना बनाई। कौन सी दोस्तों? मंजरी सेना। कौन से आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना बनाई थी? तो कौन से आंदोलन के दौरान?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। या फिर प्रश्न ऐसे भी आता है, वानर सेना का संबंध कौन से आंदोलन से है? बोलो कौन से आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। मंजरी सेना का संबंध कौन से आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व, कहां पर दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया है अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान ने किया है, जिसे खान बहादुर खान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खान बहादुर खान भी कहा जाता है, जिसे बाचा खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाचा खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या क्या? देखो, अब्दुल गफ्फार खान, जिसे खान बहादुर खान भी कहा जाता है, बाचा खान भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में कौन नेतृत्व प्रदान करता है, तो कौन करता है? अब्दुल गफ्फार खान करते हैं। समझ में आएगी बात? ठीक है। इन्होंने एक सेना भी बनाई थी जिसका नाम है, एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था दोस्तों? खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। याद रखोगे? पूर्वोत्तर भारत में अब्दुल गफ्फार खान करते हैं, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन, लाल कुर्ती नामक संगठन भी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड में, कहां पर? नागालैंड में इस आंदोलन को नेतृत्व एक 13 वर्षीय बालिका, केवल कितने? 13 वर्षीय बालिका, जिनका नाम था गिंडाल्यू। क्या नाम था दोस्तों? गिंडाल्यू। इस आंदोलन का नेतृत्व नागालैंड में एक 13 वर्षीय बालिका करती है, जिसका क्या नाम था? गिंडाल्यू नाम था। क्या नाम था? जिसे रानी की उपाधि दी गई है दोस्तों। काय की उपाधि दी गई है? रानी की उपाधि दी गई है। बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ें। इस चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में या फिर आप दूसरे तरीके से वीडियोस भी सारे सर्च कर सकते हैं। तो 1857 से लेकर यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो एक क्रमबद्ध रूप से पढ़िए आप लोग, तब आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। और इस स्तर से पढ़ाया है कि आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैक्सिमम प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? पर एक बार तसल्ली के साथ, है ना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप देखें, सारी कंप्लीट हो जाएगी आप लोग। ठीक है? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। ओके, थैंक यू।